हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपन इस वीडियो में विधि प्रथम वर्ष की वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। और पिछले 3 वीडियो से अपन योगदायी उपेक्षा की चर्चा करते आ रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की चर्चा करते आ रहे हैं और उसी चर्चा को अपन आगे बढ़ाएंगे। देखो, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस या योगदायी उपेक्षा के संबंध में उसके आधार, उसके एलिमेंट्स और उससे संबंधित अंतिम अवसर के सिद्धांत या योगदायी उपेक्षा के जो सामान्य अपवाद हैं, 3 अपवादों की चर्चा अपन ने पिछले 3rd वीडियो में की थी। इसके साथ साथ इस चैप्टर के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात और भी अध्ययन करने को हमें मिलती है। वो चीज़ है वादी स्वयं अपकारी। ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण एंगल है इस टॉपिक को स्टडी करने का। वादी स्वयं अपकारी, या इसको इंग्लिश में अपन कहते हैं प्लेंटिफ हिमसेल्फ रॉन्गडॉयर। मतलब जहां वादी स्वयं अपकारी हो वहां योगदायी उपेक्षा की क्या स्थिति बनती है। तो देखो, पहली बात तो ये कि ये एक ऐसा सूत्र है जिसे हमने टोर्ट की बजाय संविदा विधि से उठाया है, या यूं कह सकते हैं कि ये सूत्र मूलतः संविदा विधि का सिद्धांत है, या इस बात का मूलतः अपन अध्ययन कहाँ करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में या कॉन्ट्रैक्ट लॉ में करते हैं। इसका सामान्य अर्थ हमारे सामने जो बनकर आता है वो ये है, देखो, न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता जिसकी कार्यवाही का आधार ही कोई अवैध या अनैतिक कार्य हो। देखो, कहने का मतलब यह है कि जहां कार्यवाही किसी ऐसे मामले पर हो रही है कि उसका आधार ही अवैध और अनैतिक है, या यूं कह सकते हैं कि अवैध और अनैतिक कार्यों की कानून कोई मदद नहीं करेगा। इस स्थिति का योगदायी उपेक्षा से क्या संबंध हो सकता है, या फिर इसके लिए एक लैटिन मैगजीम यूज की जाती है। वो लैटिन मैगजीन है टुर्पी काजा नॉन ऑरिटर एक्सियो, जिसका मीनिंग होता है फ्रॉम एन इमोरल कॉज नॉन एक्शन अराइज। कहने का मतलब है कि अनैतिक कारण विधि में किसी कार्यवाही का आधार नहीं हो सकता। ये जो लैटिन मैगजीम है, इससे संबंधित बात को अपकृत्य विधि में सबसे पहले बर्ड बनाम हॉलब्रुक के वाद में डिस्कस किया गया। इस वाद के तथ्य ऐसे थे, देखो आपके सामने मौजूद हैं, ध्यान से देखिए। प्रतिवादी ने बगैर सूचना के अपने बाग में चोर बंदूक लगा रखी थी और उस चोर बंदूक से वादी को हुई क्षति के लिए, हालांकि वादी स्वयं दोषी था, फिर भी प्रतिवादी को इस वाद में दायी ठहराया गया। इसकी वजह यह थी कि जिस बंदूक से वादी को नुकसानी हुई वो बंदूक उस बाग में चोरी से प्रतिवादी द्वारा लगाई गई थी। तो यदि कोई कार्यवाही का आधार अनैतिक या अवैध है तो उसमें प्रतिवादी को बचाव नहीं दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये भी एक योगदायी उपेक्षा का बहुत बड़ा अपवाद अपन मान सकते हैं कि वादी की योगदायी उपेक्षा के होते हुए भी प्रतिवादी को बचाव वहां नहीं लेने दिया जाएगा जहां उस कार्यवाही का आधार क्या है, अवैध या अनैतिक है। एक बात इसमें अपने को और डिस्कस करने के लिए मिलती है इस चैप्टर में, छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, अगली टाइटल क्या है। अगली टाइटल है अनिवार्य दुर्घटना या इनविटेबल एक्सीडेंट। तो इनविटेबल एक्सीडेंट या अनिवार्य दुर्घटना, इसका अपकृत्य विधि में क्या पोजीशन है, ये जानने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अनिवार्य दुर्घटना किसको कहते हैं। तो देखो, अनिवार्य दुर्घटना के संबंध में इस स्क्रीन पर आप ये डेफिनेशन का शॉर्ट ले सकते हैं। देखिए क्या लिखा है मैंने, अप्रत्याशित क्षति जिसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका तात्पर्य उन घटनाओं से नहीं लिया जा सकता जिनका घटित होना पूर्णतया असंभव हो, प्रतिवादी दायी नहीं होगा।
यदि वह साबित कर दे कि, देखो यहां अनिवार्य दुर्घटना उसको कहते हैं जो इतनी अप्रत्याशित हो जिसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता या प्रतिवादी उसका पूर्वानुमान नहीं कर सकता। फिर उस घटना का असंभव होना जरूरी नहीं है। देखो असंभव घटना और अनिवार्य घटना, ये असंभावी अनिवार्य घटना दो अलग प्रकार की बातें हैं। तो यहाँ असंभव घटना नहीं बल्कि अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं, अनिवार्य घटना या अनिवार्य दुर्घटना का। और यदि कहीं कोई ऐसी दुर्घटना है जिसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता तो इस संबंध में प्रतिवादी को स्वतः मुक्ति नहीं मिलेगी। प्रतिवादी को इस सिचुएशन में कुछ बातें साबित करनी पड़ेंगी। और वो बातें क्या हैं, देखो प्रतिवादी दायी नहीं होगा यदि वह साबित कर दे कि, क्या साबित कर दे, इसमें नीचे मैंने दो बातें आपके सामने प्रस्तुत की हैं, इनको देखना। पहला है उसका आशय वादी को क्षति पहुंचाना नहीं था। देखो अनिवार्य दुर्घटना की स्थिति में भी प्रतिवादी को स्वतः उन्मुक्ति नहीं मिलेगी। पहले उसे न्यायालय के सामने ये साबित करना पड़ेगा कि उसका कोई आशय, इरादा, इंटेंशन या कोई मोटो ऐसा नहीं था जिससे वादी को किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचे। उसके साथ दूसरी बात उसे ये भी साबित करनी पड़ेगी कि उसने युक्तियुक्त सावधानी बरती थी। देखो दो बातें हैं, आशय का अभाव और युक्तियुक्त सावधानी, ये दोनों बातें प्रतिवादी को साबित करनी पड़ेंगी, तब जाके इन्वेंटिबल एक्सीडेंट या अनिवार्य दुर्घटना से प्रतिवादी को मुक्ति मिलेगी। यहाँ इस संबंध में देखो दो महत्वपूर्ण केस लॉज अपन डिस्कस करते हैं, स्टैनले बनाम पॉवेल तथा ब्राउन बनाम कैंडल। ये दोनों केसेज जो हैं वो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न में या 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव मोड में आपसे पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार इन वीडियो सीरीज की पिछली 4 वीडियोज़ में अपन ने जो डिस्कशन किया है वो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के बारे में किया है, योगदायी उपेक्षा के संबंध में अपन ने यहाँ चर्चा की है। तो यहाँ एक बार फिर मैं आपको बता दूँ कि योगदायी उपेक्षा जिसमें प्रतिवादी और वादी दोनों का योगदान होता है। तो यहाँ मोटे तौर पर आपको जो खास बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जहाँ अंशतः वादी की और जहाँ अंशतः प्रतिवादी की जो नेग्लिजेंसी होती है, लापरवाही होती है, उस सिचुएशन में क्षतिपूर्ति की सिचुएशन क्या बनेगी। तो आरंभ में मैं एक बार समरी को रिवाइज कर रहा हूँ। आरंभ में ये माना गया कि योगदायी उपेक्षा जो है वो प्रतिवाद थी। फिर कुछ जजमेंट्स ऐसे आए जिनमें योगदायी उपेक्षा के होते हुए भी वादी जो है वो क्षतिपूर्ति लेने में सफल हो गए। इसके बाद में हम पढ़ते हैं, इसमें अंतिम अवसर का सिद्धांत पढ़ते हैं। और अंतिम अवसर के सिद्धांत के बाद में लॉ रिफॉर्म एक्ट 1945 जो इंग्लैंड में पारित किया गया, उसमें एक अनुपात या अभिभाजन के सिद्धांत को लेट डाउन किया गया। इसके साथ साथ जैसे जैसे केस लॉज हमारे सामने आए उनमें वैकल्पिक खतरा, किसी अन्य के प्रति सावधानी की उपधारणा करना, या फिर बच्चों के मामलों में जो योगदायी उपेक्षा का सिद्धांत है उसको लागू नहीं करने जैसी सिचुएशन हमारे सामने आई। और उसके बाद में धीरे धीरे अनिवार्य दुर्घटना, ये सारे एलिमेंट्स या सिचुएशंस न्यायालय के सामने जैसे जैसे आती गई वैसे वैसे इस योगदायी उपेक्षा के अध्याय में जो है वो बदलाव आता गया। यहाँ एक बार फिर अपन फाइनली जो डिस्कस करना चाहेंगे वो ये है कि आज भी योगदायी उपेक्षा की जो सिचुएशन है लॉ में वो मोबिलिटी में है, या यूँ कह सकते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूटरी जो नेग्लिजेंस है वो एक मोबाइल कंसेप्ट है टॉर्ट का, और आगे भी इसमें बदलाव की पूरी उम्मीद की जाती है। तो समय समय पर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस पर अपने हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स द्वारा जो जजमेंट्स आते हैं उनको भी आप साथ में देखते जाया करें। और फिर आगे वाली कक्षा में अपन नेक्स्ट एक्सेप्शन डिवाइन एक्ट या दैवीय अपकृत्य के बारे में, दैवीय कृत्य के बारे में करेंगे। थैंक यू सो मच।